नमस्कार। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपको पुनः अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक, जिसको कि आपराधिक विधि के निर्वचन के संबंध में जो नियम निर्वचन के बतलाए गए हैं, वो हम आज अपने इस चैनल के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं के साथ साझा करेंगे, उनसे बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स, पीनल लॉज। तो जो आपराधिक विधि है, उसका निर्वचन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके बारे में इंटरप्रिटेशन के कुछ निश्चित मानक, कुछ निश्चित नियम स्थापित हुए हैं, जो कि न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से एक निश्चित परिपाटी और परंपरा के अनुसार इनको स्थापित किया गया है। कुछ बातें आपराधिक न्याय प्रशासन की सर्वमान्य हैं, जिनमें ये कहा गया है कि जो अभियुक्त है, उस अभियुक्त को उसके खिलाफ में जो भी अभियोजन है, वह जो अपराध का साबित होना, अपराध उसके द्वारा किया गया है, ये साबित करने का जो दायित्व है, वह साथ ही ये नियम ये कहता है कि यदि अभियोजन अपने साक्ष्य के आधार पर अपराध साबित करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो लाभ है वो अपराधी को प्राप्त होगा, अभियुक्त को प्राप्त होगा। जो भी अभियोजन की कार्यवाही है, वह बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, युक्तियुक्तता के अनुसार जो होनी चाहिए, बिना किसी संदिग्धता के होनी चाहिए। इसके साथ ही ये कहा गया है, ये मान्यता है कि जो भी अपराधी हैं, उनको अपराध यदि उनके द्वारा किया गया है, तो उनके लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन कोई भी बेगुनाह को दंडित नहीं दिया जाना चाहिए। यदि संशय है, तो संशय का जो लाभ है वो हमेशा अभियुक्त को जो प्राप्त होना चाहिए, अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। ये नियम आपराधिक विधि के सिद्धांत में आते हैं, आपराधिक विधि के बातों में आते हैं, आपराधिक विधि के संदर्भ में ये आते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आपराधिक विधि है, उस आपराधिक विधि का कड़ाई से कठोर उसका निर्वचन किया जाना चाहिए। यदि अपराध की श्रेणी में वो कृत्य आ रहा है, उसको किसी परिभाषा में वह आ रहा है, तभी ऐसे अपराध कारित करने के लिए अपराधी को दंडित किया जा सकता है, अन्यथा ऐसे अपराधी को दंड कारित नहीं किया जा सकता है। तो इन नियमों के साथ ही और न्यायालयों के विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से आपराधिक विधि का इंटरप्रिटेशन। ऐसा भी नहीं है कि निर्वचन करते समय उसका इतना स्ट्रिक्ट निर्वचन किया जाए कि साधारणतः जो अपराध की परिभाषा में आ रहा है, वो भी उस अपराध की परिभाषा से बाहर हो जाए, अर्थात अपराधी उस अपराध के लिए भी उत्तरदायी न ठहराया जाए।
कड़ा तो होना चाहिए, उसका एक तरह से कठोर निर्वचन होना चाहिए। जो शब्द दिए गए हैं, जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अधीन आने पर ही उसको दंड दिया जा सकता है। लेकिन इसको इतना भी कठोर नहीं किया जाना चाहिए कि कोई भी अपराधी उस परिभाषा के अंदर आए ही ना। तो इस दोनों में आपस में बैलेंस करके जो चलना होगा, तभी आपराधिक विधि का सही प्रकार से निर्वचन किया जा सकता है, सही प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। तो आपराधिक विधि का जो है कुछ और इसके केस लॉ हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे प्रथम जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सरिया सूती मिल्स लिमिटेड बनाम मुंबई, बम्बई राज्य होना चाहिए, मुंबई नहीं है, बम्बई राज्य, AIR 1953 सर्वोच्च न्यायालय। सेक्सरिया जो कंपनी है वो एक सूती मिल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और वो सूत के जो कपड़े हैं, जो गठड़ियाँ हैं, वो खरीदती और बेचती है। इस तरह का कारोबार उसके द्वारा किया जाता है। उन्नीस 1946 है, उसके अंतर्गत एक अधिसूचना जो है जारी की गई, और उस अधिसूचना में ये कहा गया कि प्रत्येक उत्पादक को अपने जो लेन देन है, जो स्टॉक रजिस्टर है, उस स्टॉक रजिस्टर का यथार्थ वास्तविक विवरण उसको देना होगा। उसका जो रियल स्टॉक है वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कितना उसके पास रुई की गांठें हैं, कितनी उसने बेच दी, कितनी उतनी गोदाम में है, ये सब का वास्तविक डेटा उनके द्वारा दिया जाना चाहिए। ये आवश्यक प्रदाय अधिनियम से विधि है, उसके तहत सरकार ने उनके ऊपर दायित्व डाल दिया। सुपुर्दगी का अर्थ जो इसमें बतलाया गया था इस अधिनियम में, वो था वास्तविक और भौतिक सुपुर्दगी, अर्थात भौतिक रूप से उसने दे दिया, प्रदान कर दिया, तभी उसको सुपुर्दगी माना जाएगा। इस मामले में जो अपीलार्थी है, उस अपीलार्थी ने कुछ रुई की जो गांठें हैं वो क्रेता को बेच दी, क्रेता को विक्रय कर दी, और अपीलार्थी क्या था? विक्रेता था। क्रेता को बेचने पर उसके द्वारा जो गांठें हैं, क्रेता का कोई अन्य विवाद अपीलार्थी के साथ चल रहा था। क्रेता के द्वारा उस गांठों को, उन सूती गांठों को नहीं लिया गया, और अपने एजेंट के माध्यम से उसने कहा कि इन गांठों को अपीलार्थी के गोदाम में ही रखा रहने दिया जाए। जब उन्होंने स्टॉक का वेरिफिकेशन किया तो सेक्सरिया सूती मिल्स ने वो गांठें विकृत दिखाई, लेकिन वास्तविक रूप से क्या था? वास्तविक रूप से सेक्सरिया के गोदाम में ही पाई गई, और उनके ऊपर मुकदमा चला। उच्च न्यायालय ने सेक्सरिया को दायी ठहराया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का निर्णय करते हुए दो आपराधिक विधि का जो सिद्धांत है कि यदि आपराधिक विधि में किसी विधि का निर्वचन, दो निर्वचन हो सकते हैं, एक अभियुक्त के लाभ के लिए, एक अभियोजन के लाभ के लिए, तो हमेशा अभियुक्त के लाभ वाला निर्वचन ही किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हुए सेक्सरिया की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें अपराध से मुक्त जो है कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है पीनल इंस्टीट्यूट्स या पीनल लॉज का, उसमें यदि दो इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं, एक
अपराधी के लाभ के लिए यदि कोई इंटरप्रिटेशन उस धारा का किया जा सकता है तो उस धारा का लाभ हमेशा अपराधी को प्राप्त होना चाहिए, अपराधी को दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो आगे जो केस है वो है केदारनाथ बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य AIR 1954 सर्वोच्च न्यायालय। SC का मतलब सर्वोच्च न्यायालय। इस मामले में अपीलार्थी के द्वारा जिसे कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता था। 1949 में एक अधिनियम को संशोधित कर जुर्माने की राशि तरह अपराधी द्वारा कारित जितनी राशि ली गई उसके समान ही राशि जो उसको जुर्माने की राशि भी कर दी गई। न्यायालय ने अनुच्छेद 20 एक कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का जो नियम संविधान के अनुच्छेद 20(1) में दिया गया है, इसको लागू करते हुए ये कहा कि अपराधी उस दिन जिस दिन अपराध कारित किया गया है उस दिन जितना अधिकतम दंड उसको दिया जा सकता था केवल वो ही दंड उसको दिया जा सकता है। आगामी तिथि से, अपराध करने की पश्चात की तिथि से उसको ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा जो कि उसके खिलाफ हो, उसको जो दंड दिया जा सकता था उससे ज़्यादा हो। लेकिन यदि सरकार या संसद के द्वारा ऐसे दंड में कमी कर दी जाती है तो इसका लाभ हमेशा अपराधी को दिया जाएगा, अभियुक्त को दिया जाएगा। वो है रतनलाल बनाम पंजाब राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो अपीलार्थी रतनलाल है वह 16 वर्ष का बालक था। उसने हाउस ट्रेसपास गृह अतिचार किया और गृह अतिचार करके एक 7 वर्षीय बालिका की लज्जा भंग का अभियोजन उसके ऊपर लगाया गया, जिसमें कि वह उत्तरदायी ठहराया। वह अभियुक्त था। एक 7 वर्षीय बालिका की लज्जा भंग उसके द्वारा की गई, शील भंग उसके द्वारा किया गया। मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे 6 माह का कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया गया। जब ये दंडादेश लागू किया गया उसके पश्चात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 लागू हो गया, जिसमें अपराधी को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान था। परिवीक्षा पे छोड़ने का उसको प्रावधान था। कोर्ट ने बहुमत द्वारा अभिनिर्धारित किया कि इसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधी को अभियुक्त के यदि इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और इंटरप्रिटेशन में ऐसी बात है कि वह एक इंटरप्रिटेशन उसका ऐसा हो सकता है जिसके माध्यम से अभियुक्त को लाभ प्राप्त हो जाए, तो अभियुक्त को उसका लाभ दिया जाना चाहिए, अभियुक्त को लाभ उसका प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि हम केस आगे देखें, वो है अप्पा साहेब बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2007 सर्वोच्च न्यायालय। इस मुकदमे में भी किसी भी वित्तीय अभाव घरेलू जरूरत के कारण यदि कोई रकम वधू पक्ष से ले ली जाती है तो उसको हमेशा दहेज नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मामूली कोई खाद खरीदने के लिए यदि कोई रकम की मांग यदि की गई है, कोई अन्य खर्चे की मांग यदि की गई है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी मांगें दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अधीन दहेज की मांग उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन दहेज की परिभाषा में संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का लेन देन विवाह से संबंधित होना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं था। तो इस कारण से ये माना गया कि वो दहेज की मांग उसके द्वारा नहीं की गई। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने प्रियंका नागपाल बनाम राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य AIR 2018 में भी परकाम्य अधिनियम 1881 की धारा 138, जिसको कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या NI एक्ट शॉर्ट में कहते हैं, चेक अनादरण के मामले में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को 2 माह का सादा कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने तथा 6 लाख रुपये का प्रतिकर की राशि जमा कराने का आदेश दिया। अपीलार्थी ने जुर्माना भी जमा करा दिया, प्रतिकर की राशि भी जमा करा दी और उच्चतम न्यायालय में अपील में उसने कहा कि वह अपने परिवार की अकेली कमाने वाली महिला है और वह मुश्किल से 4,000 रुपये माह उसके द्वारा कमाए जाते हैं, उसकी राशि भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि उसे 2 माह का कारावास दिया जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी और नौकरी के साथ ही वह जीव जुर्माना भी भरने में सक्षम नहीं होगी। अतः कोर्ट ने ये उचित समझते हुए कारावास की बजाय उसको 50,000 रुपये का राशि का अतिरिक्त भुगतान 3 महीने में करने का आदेश जज के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से न्यायालय ने जो विभिन्न मुकदमे हैं उन विभिन्न मुकदमों में ये देखा कि जो भी इंटरप्रिटेशन है पीनल लॉज का वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, विद इन द लाइन होना चाहिए, लेकिन यदि इसमें किसी प्रकार का लाभ यदि अभियुक्त को प्राप्त होता है तो अभियुक्त को ऐसे लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न तैयार हुआ। आप इसे पढ़ करके, समझ करके और YouTube पर देखें और उसके साथ ही यदि किसी तरह की कोई समस्या आपको उसके समझने में आए तो आप मुझसे सीधे संपर्क में WhatsApp जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।